हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम कक्षा 9 में कृतिका पाठ्य पुस्तक पाठ 3 रीढ़ की हड्डी नामक पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। और ये एक एकांकी है और इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में जो लड़का और लड़के के मध्य जो भेदभाव किया जाता है उसी को दर्शाया है। और ये पाठ कहीं ना कहीं उस भेदभाव पर जो समाज के बीच होता है लड़के और लड़कियों के मध्य, उस पर एक प्रहार है एक तरीके से। तो देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कहानी है। इस कहानी को देखते हैं, बड़ी रोचक ढंग से लिखी है और लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर लेखक हैं और लेखक ने आज भी जो लड़कियों के प्रति या जो उनके बीच में जो रूढ़िवादिता है, लोगों की सोच है, ये रूढ़िवादिता ही तो है जो आज भी लड़के और लड़कियों के मध्य जो है अंतर करते हैं। और वहीं ये लेखक ने उसी पर एक रूढ़िवादिता पर ही एक प्रहार का काम किया है इस पाठ को लिख करके। तो देखते हैं, समझते हैं इस पाठ का सार। इस पाठ का हम सार समझेंगे, इसकी हम रीडिंग नहीं करेंगे, बस इसमें क्या है कहानी इसी को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ एक एकांकी है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की जो समस्या है और समस्या का जो प्रभावी चित्रण ही लेखक ने किया है। यानी कि जो समाज में नारी को एक सम्मानजनक जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है और कहीं ना कहीं उसी से दुखी होकर के लेखक ने इस समस्या को उजागर करना चाहा है। देखिएगा, इसमें कुछ पात्र हैं, उन पात्रों का मैं नाम बताऊंगी और क्या कहानी है, कहानी बाद में समझेंगे। पहले इन पात्रों को देख लेते हैं। पहला पात्र है उमा, जो बीए पास चरित्रवान लड़की है, आकर्षक चेहरा है पर आंखों पर चश्मा है, सुंदर दिखती है। दूसरे हैं रामस्वरूप, जो लड़की के पिता हैं, यानी कि उमा के पिता हैं। तीसरे हैं प्रेमा। प्रेमा कौन है? उमा की माता जी हैं। शंकर, ये उमा को देखने के लिए आ रहा है लड़का है जो देखने आता है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं, जो पेशे से वकील हैं और ये भी किसके यहाँ आने वाले हैं? गोपाल प्रसाद जो है रामस्वरूप के यहाँ उसकी लड़की को देखने के लिए। और रतन है नौकर के साथ में जो रामस्वरूप हैं वो घर के काम करते हैं, जैसे पलंग डालना, पलंग के ऊपर चादर बिछाना, अपने घर को थोड़े से जो है सुंदर बनाना वो चाह रहे हैं। और नई नई चादर वो कहते हैं कि वही चादर लेके आना जो कल ही धोबी के यहाँ से उठ के आई है। तो कुछ उनकी बीच की जो वार्तालाप है वो दिखाई गई है इसमें। और जो लड़की वाले जो लड़की को देखने आते हैं तो कैसा वो बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है और उसके व्यवहार यहाँ पे कैसा करते हैं और फिर लड़की की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये सारी इस पाठ में मैं आपको एक सार इसका बताऊंगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। रामस्वरूप की पुत्री है उमा और उमा को देखने वाले आ रहे हैं लड़के वाले, उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त पे चद्दर बिछाने की बात करता है और ठीक से करने के लिए कहता है एक चादर और उठा के लाओ, वही जो कल धोबी के यहाँ से आई है। रामस्वरूप से कहती है कौन? प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि उमा जो है घर में मुंह फुला के बैठी हुई है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि शायद उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि उमा जो है और पढ़ाई करना चाह रही हो और अभी विवाह के लिए वो मतलब तैयार नहीं है। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा करके सिर पर चढ़ा रखा है, ऐसा जो है उमा के पिता कहते हैं अपनी पत्नी से। इससे तो अच्छा हमारा ही ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। उमा को जो तंग कसते हुए वो ऐसा अपनी पत्नी के साथ में कह रहे हैं
कि तुमसे अच्छा इनसे अच्छा तो मेरा ही ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थीं और इस तरह से वो नखरे भी नहीं दिखाया करती थी। मतलब कहना कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं। उमा को देखने वाले आ रहे हैं आने वालों के स्वागत का जो राम स्वरूप जी ने पूरी व्यवस्था की हुई है, यानी कि पूरा प्रबंध किया हुआ है। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को हरगिज भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी बेटी जो उमा है वो बीए पढ़ी हुई है। वो अपनी पत्नी से कुछ ऐसा कहते हैं कि भाई जो लड़के वाले आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं है, वो पुराने विचार वाले हैं और वो उनका मानना है कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होती हैं वो घर के काम काजों में मन नहीं लगाती, बल्कि वो जल्दी से किसी के फैसलों को एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि वो तर्क वितर्क ज़्यादा करती हैं। कुछ इस तरह की उनकी सोच है। उमा आश्वासन देती है कि ठीक है, मैं प्रयास करूंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो उमा इस बात को मानेगी। ये कह के वो चली जाती है। उमा बीए पास है, उसे मैट्रिक पास बताना लड़के वाले जो है पुराने विचार के हैं। कहना चाह रहे हैं कि भाई जो लड़के वाले हैं वो पुराने विचार के हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उन्हें लड़की जो है कैसी मिले, बीए पास मिले। उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। अब देखिएगा जो उमा के पिता हैं राम स्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाई देखिएगा वो इस तरह के विचारधारा वाले हैं और ऐसी विचारधारा अपने अंदर रखते हैं। उनका वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके घर में जो होने वाली बहू है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, वो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। तो कतई भी उन्हें पता नहीं चलना चाहिए किसी भी कीमत पर कि हमारी लड़की बीए पास है। और उनका जो इंट्रोडक्शन देते हुए, उनका परिचय देते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं और उनकी सभा सोसाइटी में यानी कि समाज में अच्छी इज्जत रखते हैं वो, यानी कि उनका मान सम्मान है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे आदमी हैं, मतलब इस तरह से कुछ कहना चाह रहा है। और उनका बेटा जो है वो बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, फिर भी वह अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। वो कहते हैं जो उमा के पिता हैं राम स्वरूप, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाई देखो, बेशक उनका बेटा बीएससी करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हो और वो पेशे से वकील हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं चाहते कि उनके घर में पढ़ी लिखी बहू आए। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना। फिर से वो एक बार उन्हें कहते हैं अपनी पत्नी से कि तुम उसे ठीक से समझा देना। उनसे कहती है कि मुझे तो विश्वास नहीं है कि जो है उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। वो अपने पति को आश्वासन देती है कि भाई देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो झूठ बोलेगी, झूठ के बिल्कुल सख्त खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर लेती हूँ, अगर आप कह रहे हैं तो मैं समझाने का प्रयास करूँगी। ये कह के वो अंदर चली जाती है। कौन? उमा की माँ। और उमा की माँ कौन है? प्रेमा। और प्रेमा के पति कौन है? राम स्वरूप। तो इतनी बात बच्चों समझ आ रही होगी आपको। मैं इस पाठ का पूरा सार समझा रही हूँ। कहानी कुछ ऐसी ही है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं, यानी कि उपस्थित हो जाते हैं। राम स्वरूप विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों में बातचीत होती है। बातचीत क्या होती है? जब बातचीत चलती रहती है तो इसी बीच नाश्ता आ जाता है। अब जब नाश्ता आ जाता है तो वो अपने बीते ज़माने की बातों में खो जाते हैं और जिनका सार क्या था और जो बीते ज़माने की जो बात कर रहे थे वो टॉपिक क्या था, वो सार क्या था, वो था कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उनका यही टॉपिक था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। इसी टॉपिक पर उनकी चर्चा हो रही है, दोनों में बातें चल रही हैं। उनका अधिक पढ़ा लिखा होना अच्छा नहीं होता। किसका मानना है? ये मानना है गोपाल प्रसाद का कि लड़कियों का जो है अधिक पढ़ा लिखा होना अच्छा नहीं होता। लड़कियां घर के लिए तथा लड़के
बाहर के लिए होते हैं। उनकी ऐसी विचारधारा है कि जो लड़कियां होती हैं वो घर संभालें और लड़के हैं बाहर जाएं, नौकरियां करें और जो भी करना है वो करें, लेकिन लड़कियां जो हैं घर में रहें और घर संभालें। आखिर लड़कियां घर में हैं काम करने के लिए ही तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की, यानी कि मैट्रिक का मतलब है कि हाई स्कूल 10वीं, हाँ 8वीं या 10वीं पढ़ी लिखी उन्हें लड़की चाहिए, ज़्यादा उन्हें नहीं चाहिए। यहाँ तक कि आश्चर्य की बात यह है कि जो राम स्वरूप हैं उमा के पिता, वो भी उनकी बातों का समर्थन करते हैं और समर्थन करते हैं कि ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए, और उनके बदले में फिर वो ये कहते हैं कि जो ऊंची शिक्षा है वो केवल पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। इसी बीच उमा जो है तस्तरी में पान रखकर उस कमरे में आती है। अब जब उनकी बात चल रही होती है, बहुत समय गुजर जाता है, तो जो उमा है वो प्लेट में या मतलब ट्रे में पान रख के लेके आती है। गोपाल प्रसाद अब लड़की के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। देखिए, जब ऐसी वो उपस्थित होती है कमरे में उमा, तो उमा की ही वो मतलब लड़कियों की वो बुराई कर रहे होते हैं, तो ये बात उमा सुन लेती है और फिर वो उमा की चाल देखते हैं और उनका चेहरा देखने के लिए आग्रह करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देख गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। अब मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया था पाठ के कि जो उमा है उसको चश्मा लगा हुआ है, और ये देख करके जो गोपाल प्रसाद है लड़के का पिता, वो चौंक जाता है। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। वो शक करने लगता है कि मुझे तो लगता है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है। वो दोबारा उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब जो उमा है, उमा का जो पेशेंस था, जो सब्र था, अब वो टूट गया है और वो अब सब्र नहीं कर पाती, और वह उससे कहती है कि वह फर्नीचर से भी बदतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने वाला फर्नीचर को देखता है, वह फर्नीचर से कभी कोई सवाल नहीं करता। अब गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति जो संदेह था वो विश्वास में बदल गया। अब लेखक कह रहा है कि देखिए, जब उमा ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया तो उसका यकीन बिल्कुल बदल गया। उसने कहा कि आपकी सोच कितनी घटिया है। आपने एक वस्तु समझा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति एक फर्नीचर की दुकान पे भी जाएगा तो वो उसकी सुंदरता को देखेगा और बस उसका रेट या जो भी है उसे लेना है, नहीं लेना है तो वो वापस चला जाएगा, लेकिन वो फर्नीचर से इतने सवाल नहीं करेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है गोपाल प्रसाद का अपमान हो जाता है। वे समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वह पुनः राम स्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। इससे पहले कि राम स्वरूप कुछ कहें, उमा खुद ही जवाब देती है, स्वयं जवाब दे देती है कि मैं बीए पास हूँ। ये कौन कहती है? उमा कहती है। किससे कहती है? गोपाल प्रसाद से, और बिना किसी शंका के, मतलब कोई हिचक नहीं है उसके अंदर। वो सीधे कहती है भाई मैंने जो पढ़ाई है मेरी, मैं क्यों छुपाऊँ? अगर मैं ग्रेजुएशन हूँ तो मैं ग्रेजुएशन हूँ। शंकर के बारे में कहती है। आप देखिएगा, उमा ने अपनी पढ़ाई बता दी। वो किसी से दबाव में नहीं है, किसी के भी। वो सीधे उसने पहले ही कह दिया था कि जो मुझे कहना है मैं कहूँगी। शंकर के बारे में कहती है। जो उमा है, अब उसके बेटे के बारे में क्या कहती है सुनिएगा, कि यह लड़का पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था। अब वो कहती है कि ये जो लड़का है ना, किसकी तरफ को इशारा करके, गोपाल प्रसाद की तरफ को इशारा करके कहती है कि ये जो लड़का है, यानी कि जो आपका लड़का है, ये पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था, और इसकी इतनी बेइज्जती करी थी, इसे इतना अपमानित करा गया था, और अपमानित करके ही वहाँ से भगाया गया था। फिर कहती है कि उस समय इसने अपने प्राणों की जो है बचाने के लिए एक नौकरानी के पैर पकड़े थे, और मैंने तो बीए किया है,
मैंने तो बीए किया है, मैंने तो ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया, कोई पाप नहीं किया मैंने बीए करके। मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हुए, अब वो क्या कहता है कि तुमने मेरा इंसल्ट किया, मेरा अपमान किया है तुमने अपने घर बुला करके, ये बात कह के अपने लड़के को लेकर के वहाँ से चल देते हैं दरवाजे की तरफ। उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिएगा कि आपके बेटे की बैकबोन भी है या नहीं। यहाँ जो है, यहाँ उमा जिस लड़के को वो देखने आए थे, लड़की को, वो कह रही है कि आप घर जाके मालूम करना कि आपके बच्चे का, आपके बेटे का कोई वजूद है नहीं, कोई अस्तित्व है या नहीं, या सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी पे ही कूद रहा है, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। बैकबोन से मतलब है उसका कोई अपना वजूद, अपना कोई उसकी पहचान, रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। बैकबोन कहता है रीढ़ की हड्डी को। क्रोधित गोपाल दास उर्वासा चेहरा लेकर शंकर को लेकर चला जाता है, और अब तो उसकी इतनी बेइज्जती हो जाती है कि वो अपना लटका सा चेहरा, जिसे कहते हैं हम लटका सा चेहरा लेकर के वहाँ से चला जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी ही थी। बताइए, ऐसा ऐसा होता है लड़कियों के साथ समाज में, और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई से ही पर्दा उठाने का प्रयास किया है लेखक ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बच्चों समझ आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है अपने पार्ट पे। अब आप इसे बार बार सुनें, बार बार समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो मेरी इस प्रश्न पत्र की होगी, इसी पार्ट के मैं प्रश्नोत्तर लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।